नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय याद करने वाले हैं, इनकी रचनाओं को याद करने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो परीक्षा भी आपकी नज़दीक है तो आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद करवा दूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। तो देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म जो है 1902 में हुआ था, ठीक है। तो 1902 आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये हर लेखक का, हर कवि का अलग अलग होता है। तो अगर आपको ये याद नहीं होगा तो फिर आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो इनका जन्म जो है वो सन 1902 में बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। अब बेनीपुर में हुआ था ना, इसी के नाम से इनका नाम भी बेनीपुरी पड़ गया है, ठीक है। तो बेनीपुर नामक ग्राम में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, फूलवंत सिंह था। इनके पिता का नाम क्या था, फूलवंत सिंह था। सामान्य कृषक परिवार में जन्मे राम वृक्ष हृदय में देश प्रेम की भावना का प्रारंभ से ही विद्यमान थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या समझे कि भाई इनके पिताजी का नाम क्या था, फूलवंत था, और वो क्या करते थे, कृषक परिवार थे, मतलब एक किसान थे। किसान के घर में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनके जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी थे, इनके दिल में क्या था, देश प्रेम था, देश प्रेम, ठीक है। बचपन से ही सन 1920 ईस्वी में बेनीपुरी जी असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा, असहयोग आंदोलन गांधी जी वाला, ठीक है। तो उसमें भी ये कूद पड़े। अतः इनका शिक्षा क्रम भंग हो गया, ठीक है। जो पढ़ाई वो कर रहे थे उनका क्रम भी भंग हो गया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। उस टाइम में होती होगी ये परीक्षा, ठीक है। तो बेनीपुरी की स्वतंत्रता के दीवाने थे, ठीक है। बेनीपुरी जी क्या थे, स्वतंत्रता, मतलब उस समय क्या होगा, अंग्रेजों का राज था, ठीक है। तो वो स्वतंत्रता के दीवाने थे। पत्र पत्रिकाओं में लिखकर और स्वयं उनका संपादन करके देशवासियों में देशभक्ति की ज्वाला भड़काने का उन पर आरोप उन पर बार बार लगते रहते थे। और उन्होंने कई बार जेल भी चले गए वो लोग, ठीक है। तो कई बार वो जेल भी जाना पड़ा उनको। इनकी स्वतंत्रता सरस्वती की आराधना नहीं रुकी, वे आजीवन साहित्य साधना में व्यस्त रहे, ठीक है। सन 1968, ये भी आपको याद रखना है, सन 1968 ईस्वी में इस संसार से ये क्या हो गए, विदा हो गए, ठीक है। तो समझ में आया, इस प्रकार से आपको इनका जीवन परिचय याद कर लेना है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार जीवन परिचय इनका, आपको याद भी हो गया होगा, नहीं हुआ एक बार फिर से वीडियो देख लेना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है भाषा शैली। इनकी भाषा कैसी थी, इनकी शैली कैसी थी, तो आप समझिए। भाषा, सबसे पहले भाषा, तो बेनीपुरी जी ने प्रायः व्यापारिक भाषा का प्रयोग किया है। सरलता, सुबोधता और सजीवता से युक्त इनकी भाषा का अपना विशेष ही प्रभाव है। अच्छा, इसको आप बनाकर भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे अपनी जीवन परिचय लिख दिया। जीवन परिचय में से बहुत सारी चीजें निचोड़ निकल कर आता है। वो देशभक्त थे तो डायरेक्ट वो कैसी भाषा बोलते होंगे, उसी टाइप की भाषा बोलते होंगे, ठीक है। तो इसे यहाँ पर देखिए, भाषा अपना विशेष ही प्रभाव छोड़ती है। इनका शब्द चयन चमत्कारिक है। भाव, प्रसंग और विषय के अनुरूप ही तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी आदि शब्दों का ऐसा सटीक प्रयोग करते हैं कि पाठक आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें शब्दों का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि शब्दों का जादूगर किसे कहा जाता है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी को शब्दों का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। अब शैली में आते हैं। शैली, किस शैली के कवि हैं, लेखक हैं, तो बेनीपुरी जी की रचनाओं में हमें विषय के अनुरूप विविध प्रकार की शैलियों के दर्शन होते हैं। इनमें प्रमुख है, इनमें कौन कौन सी शैलियां हैं, प्रतीकात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली और भावनात्मक शैली। ये शैलियों का इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है। अब इनका हिंदी साहित्य में इतिहास क्या है, तो हिंदी साहित्य में क्या क्या इतिहास है, तो बेनीपुरी जी नाटककार, निबंधकार एवं कुशल अभिव्यक्ति की निपुणता से संपन्न एक राष्ट्रभक्त साहित्यकार थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, देखिए, नाटककार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, कुशल अभिव्यक्तिकार भी से, तो ये सब चीज यहाँ पर राष्ट्रभक्त साहित्यकार, ठीक है। तो ये सारी गुण इनके अंदर हैं।
इन्होंने अपनी रचना संपदा से हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में अमूल्य योगदान दिया। वे शब्दों के जादूगर और भाषा के बादशाह थे। अपनी अमूल्य कृतियों के कारण वे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक स्मरणीय प्रतिभा संपन्न साहित्यकार में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है, तो ये हो गया इनका शैली। ठीक, चलिए, तो शैली भी आप बनाकर लिख सकते हैं। इसको आप अलग अलग याद करेंगे तो ये आपको कंफ्यूज करेगी, तो आप अपने शब्दों में बनाकर लिखेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है रचनाएं। रचनाएं हैं इनका गेहूं और गुलाब, माटी की मूरत और मसाल। अच्छा, इनको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप इनकी रचनाओं को कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इनकी पहली रचना है गेहूं और गुलाब, दूसरी है माटी की मूर्तें और तीसरी है मसाल। ठीक है, तो देखिए इनका नाम क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। अब देखिए, गेहूं से क्या बनता है, आटा, और आटे से क्या बनती है, पूड़ी बनती है। ठीक है, आपको पता है ना भाई, गेहूं से आटा, आटे से पूड़ी, तो राम वृक्ष बेनीपुरी ये नाम याद हो गया। तो गेहूं, देखो गेहूं और गुलाब मतलब गेहूं से पूरी बनेगी, मतलब कि ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। फिर इसके बाद में माटी की मूरत। ठीक है भाई, पूरी कहाँ पर बनेगी, माटी के चूल्हे पर बनती है ना, तो माटी की मूरत हो गया। ठीक है, इसके बाद में आग भी जरूरी होती है उसमें, तो मसाल। ठीक है, तो ये तीनों रचनाएं आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।